नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश। स्वागत है आपका एसपी सर हिंदी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की एक क्लास हुई है। इसमें भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषाएं हम लोगों ने देखी है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है कहना या व्यक्त करना। अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसको हम भाषा कहते हैं। व्यक्त वाणी को भाषा कहा जाता है। तो कहने का मतलब है हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं और जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। हम भाषा की परिभाषाएं वगैरह देख चुके हैं पिछली कक्षा में। इस कक्षा में हम भाषा की प्रकृति और भाषा की विशेषताएं क्या हैं इनको थोड़ा देखते हैं। भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान के हम देखेंगे भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति कि प्रत्येक भाषा के अपने गुण, अपने स्वभाव, अपने अवगुण होते हैं। प्रत्येक भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा अलग अलग होती है। सबके अपने स्वभाव होता है, अपने गुण होते हैं, अपनी कमियां होती हैं। किस भाषा में संज्ञा का प्रयोग कहाँ होगा, कर्ता का प्रयोग कहाँ होगा, क्रिया का प्रयोग कैसे होगा, वाक्यों का प्रयोग कैसे होगा, ये सब उसके गुण अवगुण की विशेषताएं। तो यही इसके लिए हम प्रकृति कहा जाता है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहा जाता है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहा जाता है। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं कह सकते हैं। इनके लिए हम प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। भाषा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, भाषा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, इसको हम देखते हैं। भाषा एक सी नहीं रहती, समय समय पर बदलती रहती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, एक बात चलती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है, सरलता की ओर चलती है। पहले कठिन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम भाषा के लिए सीखते रहेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वो सरल हो जाती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप मतलब उसमें परिवर्तनशील है। भाषा जो परिवर्तनशील है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो हम अंतिम कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब परिवर्तन हो रहा है तो अंतिम होगा नहीं। तो इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। यानी भाषा समाज से सीखी जाती है। बच्चा जो है समाज से, परिवार से सीखता है भाषा। इसलिए हम भाषा को सामाजिक संपत्ति कहेंगे, किसी पैतृक संपत्ति नहीं है।
एक छोटे से बच्चे के लिए जिस माहौल में, जिस समाज में आप भेज देंगे, वो उसी प्रकार की भाषा को बोलेगा। ये नहीं है कि उसके पिता कैसी भाषा बोलते थे बोलेगा। जिस माहौल में वह बड़ा होगा, जिस माहौल में पढ़ेगा, जिस माहौल में रहेगा, उसी प्रकार की भाषा को ग्रहण करेगा, अर्जित करेगा। तो भाषा एक सामाजिक वस्तु है, समाज के द्वारा। लिख लिया होगा शायद, ये नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्योर चलती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। यानी हम पहले उसके बड़े रूप को समझेंगे। बच्चा जो होता है पहले किसी चीज को देखता है, फिर वह उसके अर्थ को समझता है, भाव को समझता है। ये है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है। कोई भाषा हो, अलग अलग उसका प्रयोग होता है। यानी कहाँ क्रिया लगेगी, कहाँ कर्म लगेगा, कहाँ कर्ता लगेगा, कहाँ वाक्य बनेगा, किस प्रकार से वह प्रयोग की जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक भाषा की संरचना अलग है और वह स्वतंत्र होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, देखिए भाषा पैतृक यानी पिता की, पैतृक संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है। वह समाज से सीखी जाती है। किस समाज में बच्चा रह रहा है, बड़ा हो रहा है, उसी प्रकार की भाषा को सीखेगा, ना कि वह पिता के द्वारा। जिसके माहौल में रहेगा, पिता के साथ रहेगा तो पिता की भाषा सीख जाएगा, अन्य किसी के साथ रहेगा तो उसकी भाषा को वह ग्रहण करेगा। हमको भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। भूगोल से मतलब कुछ, एक देश में दूसरी भाषा बोली जाती है, दूसरे देश में दूसरी भाषा बोली जाती है। तो ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है कि कितनी सीमा में, कितनी जगह में एक हिंदी बोली जाएगी, कितने की सीमा से आगे यानी जो दूसरा देश है वहां पर उर्दू बोली जाएगी, या फिर फ्रेंच बोली जाएगी, या अंग्रेजी बोली जाएगी। कहने का मतलब है इसकी एक भौगोलिक सीमा होती है। ऐतिहासिक सीमा भी होती है कि इतिहास में प्राचीन समय में कौन सी भाषा चलती थी, कि संस्कृत चलती थी, वैदिक संस्कृत चलती थी, फिर पाली चली, फिर अपभ्रंश चली, अब खड़ी बोली चली। कहने का मतलब है इसका एक इतिहास का भी है कि इतिहास में किस समय में, किस युग में किस भाषा का प्रयोग होता था। ये एक समान नहीं होती है और इसकी एक सीमा होती है। ये है भाषा अनुकरण। भाषा अनुकरण से अर्जित की जाती है या सीखी जाती है। अर्जित या सीखी जाती है, सीखी जाती है। यानी अनुकरण मतलब दूसरे का अनुकरण करके, दूसरे की तरह हम सीख करके, उसको देख करके बोलते हैं, उसको देख करके ही हम सीखते हैं। बच्चा जो है देख करके ही सीखता है, जिस माहौल में रहता है उस प्रकार की भाषा को वह सीख लेता है और बोलता है, उसका प्रयोग करता है। भाषा मानव जाति से पोषित होती है। भाषा मानव जाति से पोषित होती है, मानव जाति से पोषित होती है। यानी भाषा हम उसी को कहेंगे जो मानव बोल रहा है। बोलने को तो पशु पक्षी सब बोलते हैं, लेकिन हम उसको भाषा नहीं कहेंगे। भाषा जो मानव बोल रहा है, मनुष्य बोल रहा है, उसी को भाषा कहेंगे। मानव के द्वारा ही वह पोषित होती है, उसका पालन होता है, बोली जाती है, सीखी जाती है।
मनुष्य के द्वारा। प्रत्येक भाषा का स्वतंत्र ढांचा होता है। अगली विशेषता क्या है? प्रत्येक भाषा का एक स्वतंत्र ढांचा होता है। एक स्वतंत्र ढांचा होता है, यानी प्रत्येक भाषा का प्रयोग अपने अपनी दृष्टि से अलग अलग होता है, स्वतंत्र होती है प्रत्येक भाषा। हिंदी की भाषा कैसे प्रयोग की जाएगी, उर्दू की भाषा अलग तरीके से प्रयोग की जाएगी, अंग्रेजी की भाषा का प्रयोग अलग होगा। तो ये जो है स्वतंत्र ढांचा प्रत्येक भाषा का अलग है। भाषा सर्वव्यापक है। भाषा सर्वव्यापक होती है, यानी सभी जगह जहां जहां मानव रहता है वहां वहां भाषा होगी। वो बात अलग है कि कौन सी भाषा होगी। भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। वियोग अवस्था की ओर जाती है, यानी पहले मिली हुई होती है। शुरू में जब हम सिखाते हैं तो अक्षरों को मिला करके सिखाते हैं, वर्णों को, शब्दों को, या उसके कारक चिन्ह होते हैं उनको मिल करके होती है। फिर जैसे जैसे हम सीख लेते हैं, गहराई से सीखते हैं, फिर उसका अलग जो है वियोग हो जाता है। कि जैसे संस्कृत की भाषा थी, संयोगात्मक है, संयोग है, उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग योग होता है, लेकिन हिंदी वियोगात्मक है, उसमें जो है कारक चिन्ह अलग से प्रयोग होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो भाषा से संबंधित थी। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा अनुकरण से अर्जित या सीखी जाती है। भाषा मानव जाति से पोषित होती है। स्वतंत्र ढांचा होता है। प्रत्येक भाषा का एक स्वतंत्र ढांचा होता है। भाषा सर्वव्यापक होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। ये है। कभी कभी तत्व में पूछ लेता है कि भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, तो यह कौन सी विशेषता है, ये जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि विशेषता है या नहीं है। तो इसलिए आपको 8 तक जो विशेषताएं प्रमुख थी उन पर दृष्टि डाली थी, तो ये याद होनी चाहिए। तो उन्होंने भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषाएं, भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषताएं इत्यादि पर चर्चा हमने की है। थोड़ा और देखते हैं। भाषा का यानी जो परिवार है, भारतीय परिवार, वो क्या है। भारतीय परिवारों के विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं। भाषा परिवार क्या है, भारतीय परिवार को देखते हैं। भाषा परिवार, भाषा परिवार तो संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, कई हजार भाषाओं का प्रयोग होता है। तो भाषाओं का एक परिवार होता है। कौन कौन सी भाषा किस परिवार में है, ये है। हमें चूंकि हिंदी से मतलब है, तो हिंदी जो है भारतीय परिवार की भाषा है। भारतीय परिवार, तो इसको हमें देखना है कि भाषा का परिवार क्या है। तो विश्व में कई हजार भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सी भाषाएं, बहुत सी भाषाएं
आपस में संबद्ध होती हैं, आपस में संबद्ध होती हैं। बहुत सी भाषाएं आपस में संबद्ध होती, बहुत सी भाषाएं मूलतः एक ही भाषा परिवार से निकली है। बहुत सी भाषाएं हैं जो एक ही भाषा परिवार की हैं। ध्वनि, व्याकरण तथा शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण करके तथा भौगोलिक निकटता का विचार करके आया है। विद्वानों ने भाषाओं के पारिवारिक संबंधों का पता कहने का मतलब है कि विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषाएं आपस में संबंधित होंगी और उन भाषाओं का अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करके, उनके जो व्याकरण है, जो शब्द हैं, उनको देख के बहुत सी भाषाओं से मैच किया, बहुत सी भाषाओं से मिलान किया कि इस भाषा में ऐसे शब्द हैं, इसमें भी ऐसे शब्द हैं। तो जो एक से शब्दावली, एक सा आकार, व्याकरण, तथ्य उनका जो समान मिला, तो उन्होंने यह अनुमान लगाया कि ये एक ही भाषा परिवार की भाषाएं होंगी। तो इन सबसे संबंधित उनका यही था कि कौन सी भाषा किस भाषा परिवार की है। तो यह भाषा परिवार क्या है कि बहुत सी भाषाएं एक ही भाषा परिवार से निकली हैं। वे आपस में व्याकरण की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से वे आपस में संबंधित हैं। जब आपस में संबंधित हैं तो एक ही भाषा परिवार की होंगी। हम कुछ जो भाषा परिवार है, महत्वपूर्ण भाषा परिवार है, उनका देखते हैं कौन कौन से भाषा परिवार प्रयोग में लाए जाते हैं। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व में कौन कौन से भाषा परिवार हैं। उत्तरी क्षेत्र है, इसमें भारतीय परिवार है, उसकी भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे भाषा परिवार, प्रमुख भाषा परिवार, प्रमुख भाषा परिवार, प्रमुख भाषा परिवार। प्रमुख भाषा परिवार में लिखेंगे द्रविड़ परिवार, द्रविड़ परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, चीनी परिवार, सेमेटिक परिवार। ये भाषा परिवारों के नाम हैं। सेमेटिक परिवार, हेमेटिक परिवार, हेमेटिक परिवार, सेमेटिक परिवार, हेमेटिक परिवार, आग्नेय परिवार, आग्नेय परिवार, आग्नेय परिवार, यूराल अल्टाइक,
यूराल अल्टाइक परिवार, बांटू परिवार, अमेरिकी परिवार, अमेरिकी परिवार, रेड इंडियन, रेड इंडियन, अमेरिकी परिवार के लिए रेड इंडियन भी कहा जाता है। काकेशस, काकेशस परिवार, सूडानी परिवार, सूडानी परिवार, बुशमैन परिवार, बुशमैन परिवार, जापानी, कोरियाई, जापानी कोरियाई, कोरियाई परिवार और भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार आदि ये प्रमुख परिवार हैं, भाषा परिवार हैं, जहाँ से विश्व की भाषाएं बनी हैं। किसी न किसी भाषा का इन भाषा परिवारों से संबंध है। आपका द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी परिवार, सेमेटिक परिवार, हेबेटिक परिवार, आग्नेय परिवार, यूराल अल्टाइक परिवार, बांटू परिवार, अमेरिकी परिवार को रेड इंडियन भी कहा जाता है। काकेशस परिवार, सूडानी परिवार, बुशमैन परिवार, जापानी कोरियाई परिवार और भारोपीय परिवार। भारत में भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार की जो परिवार हैं, इनमें जो भाषाएं हैं, इनका ही प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। जो दक्षिण की भाषाएं हैं वो आपका द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं, और बाकी जो क्षेत्र है आपका मध्य का और उत्तर का, उसमें भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। जो आपकी हिंदी है, हिंदी इसी भाषा परिवार की है। हिंदी जो है इसी की है, इसी परिवार की भाषा है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है, ये हमको ध्यान रखना है। बाकी भारोपीय परिवार के बारे में अगले क्लास में हम देखेंगे। भारोपीय परिवार किसे कहा जाता है, कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। ये हम थोड़ा बेस देख रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे हमारा जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं, उनका क्षेत्र है, की विशेषताएं हैं, वो पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भारोपीय परिवार की भाषा है, कहाँ की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर क्लास समझ में आए, आपके लिए उपयोगी हो, कोई प्रश्न आपको लगता है कि यहाँ से हमको मिल सकता है, तो क्लास के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊं डालूं आपके लिए नोटिफिकेशन मिले और क्लास आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।